आ- आज हम लोग मनी मनी टॉपिक इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम सोम है और आज हम लोग बीपीएससी जो दरोगा में आजकल इकोनॉमिक्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा मनी। पहला टॉपिक रहेगा मनी। इसमें हम देखेंगे कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ और मनी से पहले क्या क्या चलता था और मनी का क्या फंक्शन है। पहला आज हम ये सब देख लेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी सबसे पहले चाइना, पेपर मनी खास करके चाइना में इन्वेंट हुआ, वो भी 6th सेंचुरी सीई में। फिर उसके बाद, लेकिन चाइना में तो 6th सेंचुरी सी में इन्वेंट हुआ। लेकिन जब मनी नहीं था तो हम लोग क्या चीज यूज करते थे और कैसे यूज करते थे, उस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर सिस्टम। बी वाटर सिस्टम में होता क्या है, नॉर्मली हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 केजी आलू है और किसी के पास 1 केजी प्याज है। यानी दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, किसी को आलू का जरूरत है, किसी को प्याज का जरूरत है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। उस सिस्टम को हम वाटर सिस्टम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब चीज, धीरे धीरे वाटर सिस्टम खत्म क्यों होने लगा। वाटर सिस्टम के खत्म होने का कारण दो कारण था। पहला तो ये फंजिबल नहीं था। फंजिबल, FUNGI, फंजिबल एंड नॉन फंजिबल। ये मिटेगा कैसे। फंजिबल और नॉन फंज फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल ये होता है जो कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड कॉइन, यूएस डॉलर को हम रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम फंजिबल बोलते हैं। और नॉन फंजिबल ये होता है जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इंटरचेंज नहीं कर सकते, उसे हम नॉन फंजिबल बोलते हैं। नॉन फंजिबल का अभी रिसेंट एग्जाम्पल है एनएफटी। एनएफटी टोकन जानते हैं। एनएफटी मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी का डिजिटल सिग्नेचर है, वो तो किसी रुपया में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसे नॉन फंजिबल टोकन कह सकते हैं। फंजिबल टोकन में एग्जाम्पल में होगा डॉलर, गोल्ड। और नॉन फंजिबल में आपका एग्जाम्पल होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल। मनी का मनी का दो तीन प्राइमरी फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है ये एक्सचेंज हो सकता है। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड टर्सरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की मतलब कि एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो हो गया प्राइमरी फंक्शन। और टर्सरी फंक्शन हम क्रेडिट सिस्टम में यूज करते हैं। और अब हम देखेंगे कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी।
वॉल्यूशन ऑफ मनी। पहले मनी कमोडिटी के तौर पे यूज होता था, फिर उसके बाद मेटालिक मनी आया, फिर उसके बाद पेपर मनी आया, पेपर मनी आया, फिर उसके बाद बॉन्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट आया, बैंक, और फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आया। कमोडिटी मनी का एग्जांपल दे सकते हैं? कमोडिटी मनी का एग्जांपल हुआ जैसे पुराना जमाना में सी बीड्स का यूज होता था, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप लोग देख सकते हैं सी बीड्स का यूज होता था, सेल्स का यूज होता था, ये सब कमोडिटी मनी में आता है। इसका एग्जांपल है सी बीड्स, सी बीड्स, कोको बीन्स। मेटालिक मनी में, मेटालिक मनी जनरली हम लोग कुषाण टाइम से आया। मेटालिक मनी कुछ कौन लाया? कुषाण, जो कि गोल्डन है। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुगलक भी सिल्वर टाका, टाका बोलते थे, फिर जिंतल बोलते थे, फिर रुपया बोलते थे। ये सब मेटालिक मनी का एग्जाम्पल हुआ। इसमें आप लोग बोल सकते हैं गोल्ड बाय कुषाण, रुपया बाय टाका, किट्टल, एक्सेट्रा। रुपया कौन लाया था? शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद पेपर मनी का इन्वेंशन होता है। पेपर मनी कहाँ से आया? पेपर मनी पहला हम बता चुके थे, फर्स्ट 6th सेंचुरी सी में चाइना ने पेपर मनी का इन्वेंशन किया। अभी जो मनी यूज करते हैं पेपर मनी, पेपर मनी दो तरह का होता है, एक फिएट मनी और उसी में एक लीगल टेंडर होता है। हम लोग समझेंगे फिएट मनी और लीगल टेंडर क्या होता है, तो इसको हम लोग रब्त कर देते हैं। हम रब्त कर, अब देखते हैं फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी, और इसमें एक टर्म जुड़ता है, फिएट मनी कैसे लीगल टेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। लीगल टेंडर, फिएट मनी वो मनी होता है जो कि गवर्नमेंट, क्वीन, ये सब इशू करता है। लेकिन वो फिएट मनी ये सब इशू करने के बाद, और आरबीआई भी यूसी करता है, लेकिन ये सब मनी इशू करने के बाद भी ये लीगल टेंडर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो फिएट मनी कौन इशू करता है? कहीं का किंग रहेगा, किंग, आरबीआई और गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक ये लीगल टेंडर नहीं बना हुआ है। ये लीगल टेंडर कब बनता है? जब कोई मनी को डिमांड डिपॉजिट यानी किसी ट्रांजैक्शन में जब यूज करने लगते हैं, डेली लाइफ में बैंक में डिपॉजिट करने लगते हैं, तो वो फिएट मनी लीगल टेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। एक एग्जांपल देते हैं, क्या 1,000 का पुराना नोट फिएट मनी है या लीगल टेंडर है? देखिए, 1,000 का ओल्ड नोट जो हुआ, 1,000 का ओल्ड नोट, ये फिएट मनी तो है, लेकिन लेकिन ये लीगल टेंडर कभी भी नहीं है। नॉट अ लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर इसलिए नहीं है क्योंकि अब इसका, इस ओल्ड नोट का कहीं भी बैंक में जाइएगा तो ये आपको भगा देगा, कहेगा कि नहीं, इससे हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो यानी ये ओल्ड 1,000 का नोट ये अब लीगल टेंडर नहीं रहा। लेकिन फिएट मनी है। फिएट मनी इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने इसे इश्यू किया था।
ऑब्वियसली अभी इसे सिर्फ रखा गया है देखने के लिए। आप कहीं जाइएगा तो 1000 का नोट मिल जाएगा कहीं पे। तो ऑब्वियसली 1000 का नोट फिएट मनी है, बट इट इज नॉट एन लीगल टेंडर। से अब हम लोग रब कर देते हैं। अब बच गया बैंक मनी और क्रिप्टो करेंसी। बैंक मनी, बैंक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी। बैंक मनी में दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक डीडी होता है, डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट। जब आप भी, आप जैसे 1 लाख का कोई अमाउंट है, अगर उसको किसी और को भेजना है, अगर कॉलेज में फी ही देना है, तो बैंक आपको डिमांड डिपॉजिट इशू करता है, ना कि डायरेक्ट कैश। तो वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बैंक नोट में आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हो गया, चेक हो गया, ये सब आप बैंक मनी में गिन सकते हैं। चेक थ्री, चेक आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार का होता है। एक ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर, ड्रॉई, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉअर को, इसमें एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, और कौन सा, और किसे पैसा मिलता है? सेंडर। ड्रॉअर को हम बोलते हैं सेंडर। सेंडर, पेई और रिसीवर। जैसे आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी किसी को फसल बीमा योजना के तहत एक लंबा सा चेक देते हैं। यानी मोदी जी जो किसी ओल्ड महिला को वो जो चेक दे रहे हैं, वो सेंडर हो गए। यानी कि सेंडर कौन हो गया? मोदी जी। और लेकिन मोदी जी तो वो चेक दे दिए, लेकिन उसमें देखते होंगे उस चेक में या फिर एसबीआई का लोगो लगा हो, या फिर पंजाब का लोगो हुआ लगा हुआ हो। तो उस वो ये सेंडर के पैसा को पे कौन करेगा? कौन पे करेगा? उस वो बैंक को हम पे ही बोलते हैं और ड्रॉई बोलते हैं। यानी कि वो महिला जाकर के पैसा कहाँ से निकालेगी? एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई या पीएनबी, यानी जिस बैंक से पैसा निकाल ले वो महिला। और तीसरा होता है पेई। रॉय में, सॉरी, यहाँ बैंक होगा, किस बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं। और पेई, पेई यानी कौन पैसा रिसीव किया है, यानी कोई ओल्ड महिला किसी रिसीव किया, या फिर फार्मर रिसीव किया, वो हो गया रिसीवर, ओल्ड वुमेन, या फिर कोई फार्मर हो सकता है, मतलब एक्सेट्रा, यानी किसे पैसा मिल गया। ये हो गया डिमांड डिपॉजिट हो गया, जो आप और चेक हो गया। चेक कितना प्रकार का होता है?
चेक दो प्रकार का होता है, एक डिमांड डीडी और एक ओवरड्राफ्ट डीडी। ओवरड्राफ्ट डीडी क्या होता है? डीडी और ओवरड्राफ्ट डीडी, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट। ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि आप बैंक को पैसा पहले दे देते हैं, तब वो आपको डीडी देता है। फर्स्ट यू गिव द मनी टू द बैंक, देन ही गिव मनी टू यू, गिव डीडी टू यू। डिपॉजिट मनी, देन डीडी। लेकिन ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट का कोई एग्जांपल जानते हैं? आजकल जीरो अकाउंट, जनधन अकाउंट खाता सुने हुए हैं? जनधन अकाउंट खाता एक ओवरड्राफ्ट डीडी का एग्जांपल है। क्योंकि जनधन अकाउंट में है कि आप कुछ भी कुछ आपके अकाउंट में पैसा रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट एग्जांपल, जनधन अकाउंट, जो कि आजकल सरकार खुलवा रही है, जनधन अकाउंट, ये एग्जांपल हुआ। इसमें ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट में जरूरी नहीं है कि आपके बैंक में पहले से पैसा हो, वो सरकार खुद पैसा डाल के रख देती है कि ताकि आप ओवरड्राफ्ट डीडी के रूप में पैसा निकाल सकते हैं। इसे हम रब कर देते हैं। अब हम सबसे नया टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल पढ़ेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आए भी तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन हल्का, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में हल्का जानकारी होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी को किसने बनाया, ये सब आजकल का गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, ये सब हल्का आपको जानकारी रहना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी पढ़ते हैं हम। क्रिप्टो करेंसी, जापान क्रिप्टो करेंसी आया क्यों, इसके पीछे का एक स्टोरी सुनते हैं। एक्चुअली जो होता है ना, आप लोग सुने होंगे, 2008 में सब अमेरिका यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस आया था। सब प्राइम क्राइसिस आने का के बाद ना, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा वाला था उसका यूएस डॉलर यानी सारा मनी से विश्वास उठ गया। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा मनी हो जो कि नॉन वोलेटाइल हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो। इसीलिए इसके पीछे का रीजन, क्रिप्टो करेंसी आने का पीछे का रीजन है। क्रिप्टो करेंसी लाने वाला इंसान का नाम है सताकोशी, सताकोशी, जो कि जापान का रहने वाला है। एक्चुअली इसे इसका इसको आज तक कोई देखा नहीं है, जस्ट जस्ट लाइक ए अननोन मैन। क्रिप्टो करेंसी का हम लोग और एग्जांपल दे सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल हुआ बिटकॉइन, इथेरियम, इथेरियम, डॉगी कॉइन। डॉगी कॉइन जानते हैं किसका है? ऑब्वियसली
अपना ये डॉगी कॉइन, अगर कोई जानते हैं किसका है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे, वर्क ऑन ब्लॉक टेक्नोलॉजी। ब्लॉक ब्लॉक टेक्नोलॉजी एक बहुत ही न्यू तरीका का टेक्नोलॉजी है। इसमें कि इसमें ब्लॉक टेक्नोलॉजी में जनरली होता है क्या, सेंडर रिसीवर का प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है, एनोमस रहता है, कुछ पता नहीं रहता है कौन पैसा भेजा नहीं भेजा। ये होता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी उसी पे बेस है आजकल। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी आया था तो सरकार इसका काफी विरोध कर रही थी कि नहीं नहीं, क्रिप्टो करेंसी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि कोई, मान लीजिए कोई ड्रग्स डीलर, ये सब क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, तो इसका ये डिमेरिट है। मान लीजिए किसी बच्चा का किडनैप हो गया, तो वो बोले, उसका गार्जियन बोलेगा कि, उसके गार्जियन को बोला जाएगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा। हम लोग ने डीडी डिस्कस कर लिया, ओवर ओवर द डिमांड डिपॉजिट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है। हर बैंक के कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डला होता है। उसी सॉफ्टवेयर को हम कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को आरबीआई में पैसा भेजना है, जैसे आरबीआई को एसबीआई में पैसा भेजना है, तो उन लोग का जो सर्वर होता है वो लोग नॉर्मल सर्वर से अलग सर्वर रहता है, और वो लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसे हम कोर बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका ई कुबेर नाम का सॉफ्टवेयर यूज करता है आरबीआई, ई कुबेर यूज्ड बाय आरबीआई। बस ये सिर्फ एक जानकारी रखने के लिए कि कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम पैसा जब भी ट्रांसफर करते हैं दो तरीका से करते हैं, नेफ्ट और आरटीजीएस। आरटीजीएस और नेफ्ट, एनईएफटी। नेफ्ट और आरटीजीएस में मेनली ये नेफ्ट और आरटीजीएस में दो डिफरेंस होता है। इसमें हम पैसा रियल टाइम में ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर एट रियल टाइम। इसमें, लेकिन इसमें जब मनी ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता है, उसमें 2 घंटा का डिले लगता है, तो नॉट ट्रांसफर एट रियल टाइम। इसमें आप आरटीजीएस में जनरली 2 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सुबह के 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ही सिस्टम खुला हुआ रहता है। लेकिन अब जनरली गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि 24x7 अब ये हो चुका है शायद। आरटीजी नेफ्ट में अब कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले 10 लाख का लिमिट था, 10 लाख लिमिट। ये पहले था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, अब कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अब जितना नेफ्ट में और आरटीजीएस में मेन ये डिफरेंस है।
चलिए इसको हम मिटा। आप लोग भीम, यूपीआई, पेटीएम, ये सब का नाम सुने होंगे, लेकिन इन सब को रेगुलेट कौन करता है? इन सब को रेगुलेट करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, एनपीसीआई मतलब नेशनल, एनपीसीआई, पीसीआई मतलब नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये टोटल 10 बैंक का 10 बैंक का ग्रुप है। सभी बैंक, 10 बैंक मिल करके ने नेफ्ट एनपीसीआई को बनाया है। एनपीसीआई का मेन फंक्शन है, जैसे भीम, यूपीआई, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है वो एनपीसीआई के अंदर होता है। यूपीआई 2.0 जो भी दे दीजिए। और एटीएम, एटीएम को कौन रेगुलेट करता है? एटीएम को रेगुलेट करता है नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, एनएफएस। एटीएम आपका जनरली 3 प्रकार का हम एटीएम बोलते हैं: ब्राउन लेवल एटीएम, बैंक लेवल एटीएम और व्हाइट लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम, बैंक लेवल एटीएम और व्हाइट लेवल एटीएम, बैंक लेवल। और भी पिंक लेवल, ग्रीन लेवल, ये सब का एटीएम आता है जो कि अदर पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे कि फार्मर के लिए ग्रीन लेवल एटीएम का यूज कर सकते हैं, मतलब सब तरह का एटीएम होता है। पहला हम देखते हैं बैंक लेवल एटीएम। बैंक लेवल, ब्राउन लेवल। बैंक लेवल में एटीएम में होता है कि जो बैंक रहेगा उसका सर्विस भी वही रखेगा, पैसा भी वही डालेगा, सारा काम वही बैंक करेगा। उस बैंक को उस एटीएम को बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। ऑल वर्क डन बाय सिंगल कॉरपोरेशन, ऑल वर्क। ऑल वर्क का मतलब है कि सर्विस से लेकर के पैसा तक सब चीज वही रहती है। जैसे एसबीआई का अपना एटीएम होता है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। लेकिन ब्राउन लेवल एटीएम में होता है कि सर्विस कोई और देखता है लेकिन पैसा कोई और डालता है। वो हो गया ब्राउन लेवल एटीएम। सर्विस कोई और देखता है और मैनेजमेंट कोई और देखता है। मैनेजमेंट कोई और देखता है, ये हो गया ब्राउन लेवल एटीएम। और एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम, इसको किसी से मतलब नहीं, ये अपना सिर्फ ये सर्विस भी यही करता है, सिस्टम भी यही रहता है, ये इसको बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि टाटा इंडी कैश का एटीएम देखे होंगे, वो तो बैंक नहीं है, फिर भी वो उससे आप जाते होंगे तो पैसा निकाल लेते होंगे। वो हो गया व्हाइट लेवल एटीएम, टाटा इंडी कैश। टाटा इंडी कैश का एटीएम आप देखे होंगे, तो वो हो गया व्हाइट लेवल एटीएम। और भी पिंक लेवल, ग्रीन लेवल, यानी इस तरह का एटीएम होता है। नेशनल फाइनेंशियल, यहाँ पे सॉरी सिस्टम नहीं होगा, स्विच होगा, एनएफएस। एक्चुअली ये एक्चुअली ये जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एटीएम को कौन रेगुलेट करता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि और उसमें लेकिन इन सब के ऊपर कौन रहता है? इन सब के ऊपर रहेगा आपका
एनपीसीआई। जो भी बैंक से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक का काम होगा, कैसे ट्रांजैक्शन करना है नहीं करना है, सारा बैंक से रिलेटेड जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का काम होगा वो आपका एनपीसीआई देखेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कि बैंक को कौन रेगुलेट, सारा एटीएम को कौन रेगुलेट करता है, वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच करता है। और भी एटीएम होता है जैसे ग्रीन लेवल, पिंक लेवल, इतना बस आप ध्यान रखें कि इस टाइप लेवल का आता है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसे हम शॉर्ट में एमडीआर भी बोलते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी यूज किए होंगे, खास करके जो बिजनेसमैन है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का फायदा उठाना। इसीलिए तो गवर्नमेंट जब आप न्यूज़ देखते होंगे, निर्मला सीतारमन बोलती है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट में छूट दे दिया गया, 5% छूट, 10% छूट, इसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। वो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो जो आप जब कभी भी कोई कपड़ा खरीदने का कोई भी दुकान जाते होंगे, वहां पे एक पॉइंट ऑफ सेल होता है, एक छोटा सा मशीन होता है। जब भी आप अपना एटीएम घुसाते होंगे उससे पैसा निकलता है, उससे वो पैसा काट लेता है। लेकिन सरकार उस पर अभी रिबेट दी हुई है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट में रिबेट दिया हुआ है। तो वही मर्चेंट डिस्काउंट रेट जनरली यही होता है, और इसमें कुछ नहीं है। बस ये टर्म आपको कभी एग्जाम में आ जाएगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जनरली बिजनेसमैन सबको दिया जाता है ताकि उसे रिबेट बन सके, टैक्स में थोड़ा छूट मिल सके। यही है मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मेन पर्पज। एक आप सुने होंगे, एनपीसीआई के बाद बताना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसे हम आईएमपीएस भी बोलते हैं। इमीडिएट पेमेंट, जैसे आप कोई फोन पे से फोन पे में पैसा भेजना है, फोन पे से फोन पे में पैसा भेजना है, तो वो कैसे जाएगा? वो जो जो वो जो जैसे आप किसी को, जैसे मान लीजिए राहुल राज को पैसा भेज रहा है, तो उस बीच में जो फंक्शन होगा वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन किसको पैसा जाएगा, वो ये डिसाइड करता है। लेकिन इस सब के ऊपर कौन हेड होता है? एक ही हेड होता है, एनपीसीआई। यानी फोन पे से फोन पे पैसा भेजा जाता है, फोन पे टू फोन पे। तो उसमें आई आईएमपीएस का यूज होता है, फोन पे टू फोन पे। लेकिन अगर कोई चाहेगा जैसे मोबी क्विक से फोन पे पैसा भेज देंगे, ये संभव नहीं है, ये नहीं होता है। बट नॉट सेंड मनी मोबी, यानी कोई अगर सिस्टम रहेगा, फोन पे से फोन पे में अगर पैसा जाएगा तो उसमें आईएम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का यूज होगा। लेकिन अगर मोबी क्विक या कोई अदर आप ले सकते हैं जैसे, तो उससे इसमें इसमें ऐसे पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। पैसा ट्रांसफर इस तरह से होगा, इमीडिएट पे। बस सिर्फ आप लोग को याद रखना है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है, कौन किसको रेगुलेट करता है, एटीएम को कौन रेगुलेट करता है। बस आप लोग टर्म ध्यान रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल ये टर्म पूछा जाने लगा है।
तो एग्जाम में ये बस टर्म ध्यान रखना है, बस हल्का सा बस फंक्शन याद रखिएगा, और ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में खट से टिक मार देना है, काम खत्म, मिटा देते हैं। अब हम लोग एक नॉर्मल सा टॉपिक देखेंगे, कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन बहुत सा न्यूज में रहता है कि कार्ड टोकनाइजेशन क्या है कि नहीं है। ये कोई बड़ा बात नहीं है। कार्ड टोकनाइजेशन देखते हैं, कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है। कार्ड टोकनाइजेशन, हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कार्ड टोकनाइजेशन होता क्या है। जैसे आप लोग कभी अमेजन पे गए होंगे या फिर फ्लिपकार्ट पे गए होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप अपना कार्ड नंबर सब चीज सेव कर सकते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब सब सेव कर देते हैं, जिसके कारण होता है कि पेमेंट इजी होता है। लेकिन एक्चुअली देखा गया है कि रिसेंट टाइम में बहुत सारा बहुत सारा हैकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है, किसी को फ्रॉड का प्रॉब्लम हो चुका है। तो कार्ड टोकनाइजेशन इसीलिए लाया गया। जैसे आप किसी को पेमेंट कीजिएगा, तो अगर आप अपना पेमेंट किसी को कीजिएगा, मान लीजिए कोई पेमेंट एक्स को करता है फोन पे से, पीएनबी अकाउंट से, लेकिन जब ये पेमेंट करेगा, जब ये एक्स को पेमेंट कर रहा है, तो इसमें इसका डेट और एक्सपायरी डेट, ये सब एक टोकन में कन्वर्ट हो जाता है। टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई हैकर होगा, तो ये इस कार्ड टोकनाइजेशन हर किसी का एक यूनिक कार्ड टोकनाइजेशन, जब जितना बार आप लोग ट्रांजेक्शन कीजिएगा कार्ड टोकनाइजेशन उतना बार यूनिक डेवलप होगा, जिसके कारण हैकिंग और कोई भी प्राइवेसी में लॉस नहीं होगा। बस कार्ड टोकनाइजेशन का ये सिंपल मीनिंग है कि कार्ड, बस कार्ड टोकनाइजेशन में यही ध्यान रखना है, कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है। तो आज तक, आज का क्लास यहीं अंत करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे।